84% जापानीज का कहना है कि हम यूएस के साथ रहना चाहते हैं, मींस यूएस के साथ क्लोजनेस हमारे फायदे का एक्चुअली अरेंजमेंट है। ये वही जापान है जिसकी लगभग 1/3 फैक्ट्रीज तबाह हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, यूएस के द्वारा ऐसा किया गया था। ये वही जापान है जिसके 10 में से 8 जो नेवल फ्लीट के शिप्स थे वो तबाह कर दिए गए थे यूएस द्वारा। 1/3 फैक्ट्रीज चली गई, 10 में से 8 नेवल शिप्स आपके बर्बाद कर दिए। न्यूक्लियर अटैक आप पर हो गया 6 अगस्त 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा नागासाकी, और आपकी जनता कितने सालों तक उसी का जो इफेक्ट था न्यूक्लियर रेडिएशन का वो झेलती रही। एट वन पॉइंट दिस पब्लिक वाज स्टार्विंग टू डेथ। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा इतिहास होने के बाद भी जापानीज पीपल एक्चुअली फाइंड क्लोजनेस विद यूएस? क्या कारण है? जबकि हम दूसरे कई ऐसे पक्ष देखते हैं जैसे चाइना। अब चाइना और जापान की हिस्ट्री देखें तो चाइनीज हिस्ट्री में, चाइना के आज की पॉलिटिक्स में भी दे आर हैविंग द सेंटिमेंट अगेंस्ट जापान ड्यू टू जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना। यानी कि अगर यातनाएं जापान के इंपीरियल रूल में चाइना पर हुई तो चाइना भुला नहीं पाया। आज तक उनके टेक्स्ट में, उनके कल्चर में ये एक एंटी जापान सेंटिमेंट हमें दिखता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस वीडियो में हम इसी पूरी स्टोरी को विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करते हैं यूएस जापान के रिलेशंस में। 19th सेंचुरी में क्या चल रहा था? एक्चुअली उस समय जापान में एम्परर था तो सही, बट वो सिंबॉलिक था। वहां पर जो राज करता था वो तोकुगावा शोगुनेट करता था। ये अरेंजमेंट क्या है जरा ऐसे समझ लीजिए। ये एम्परर है, शोगुन। शोगुन एक्चुअली हेरिडिटरी मिलिट्री लीडर है जो कि एम्परर ने ही टेक्निकली अपॉइंट किया है, लेकिन यही एक्चुअली मेजर कंट्रोल कर रहा था जापान के एरियाज को। अब कब किसी देश में एम्परर से ज्यादा कोई मिलिट्री लीडर ताकतवर हो जाता है? जब उसने कुछ ऐसा करके दिखाया हो। तो एक्चुअली यहां पर जो तोकुगावा है ये क्लैन है, राइट? और इन्होंने दिखाया कि उस समय जब एम्परर के सामने सिविल वॉर जैसी कंडीशंस आ रही थी तो इन्होंने अपनी मिलिट्री और स्ट्रेटेजी प्रोनेस से उसको कंट्रोल कर लिया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी कर लिया। अब इनके नीचे होते थे दाम्यो। ये एक्चुअली लॉर्ड्स होते थे जो अपने साथ समुराइज के थ्रू किसी एरिया को मैनेज करते थे। फिर वहां से वो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे रेवेन्यू आना है, रेवेन्यू का पार्ट यहां जाना है, यहां जाना है। और नीचे सोसाइटी में पीजेंट्स भी हैं, मर्चेंट्स भी हैं, आर्टिसंस भी हैं। अब आप कहेंगे इससे यूएस जापान के रिलेशंस का कोई लिंक है क्या? बिल्कुल लिंक है, डायरेक्ट लिंक है। क्योंकि इस शोगुन वाले सिस्टम में उन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी, वो था साकोकू। साकोकू एक तरीके से जापान की आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी थी। आप कहेंगे ये क्या है? इसका मतलब है कि यहां पर जो शोगुन सिस्टम था, शोगुनेट चाहता था कि भाई जापान से बाहर जापानीज नागरिक ना जाएं, नहीं तो प्रभावित हो जाएंगे और जापानीज कल्चर को खतरा होगा, उनके रूल को खतरा होगा। कहा बाहर से क्रिश्चियन नहीं आ सकते, बैन है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं वो भी बैन है। तो एक तरीके से जापान अपने आप में ही केंद्रित था। मतलब दुनिया में कुछ भी होता रहे वो अपने आप, बस आप, मतलब द वे देयर सोसाइटी वाज वर्किंग मेजरली एग्रीकल्चर बेस्ड, वैसी वो वर्क कर रहा था। अब यूएस को उस समय जरूरत थी जापान वाले एरिया की फॉर देयर कोलिंग स्टेशन। अब आप कहेंगे ये क्या है? उस समय एक्चुअली उस समय तो जैसे आज आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देख रहे हैं, ये तो जेनेसिस था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो उस टाइम पर उनको लगा कि यार हमारे जो शिप्स हैं उनको कोल की जरूरत है, तो ऐसे में यहां से कोलिंग कराई जा सकती है। दूसरा ये लोकेशन जो है हमारे चाइना के साथ जो ल्यूक्रेटिव ट्रेड है उसमें एक स्टॉपिंग पॉइंट हो सकता है। तो यानी कि सिक्योरिटी और ट्रेड दोनों लिहाज से जापान इंपॉर्टेंट लगा। अब इसी की वजह से एक पेरी एक्सपीडिशन हुई, यानी कि यूएस नेवी अब चलती है जापान की तरफ। लेकिन उस समय क्या वहां पर रियल पावर एम्परर के पास है? नहीं, शोगुन्स के पास है। अब ये वो शोगुन्स हैं, तोकुगावा शोगुनेट, जो नहीं चाहते। लेट्स गो टू द स्टोरी। यानी कि पेरी एक्सपीडिशन हुई थी, राइट? कमोडोर पेरी यूएस नेवी से आए थे वहां पर, और उन्होंने कहा कि भाई जापान आप अपने दरवाजों को खोल लीजिए अमेरिकन ट्रेड के लिए। शोगुनेट ने कहा हमें क्या फायदा, हमें तो नुकसान है। उन्होंने कहा नहीं, वी आर गोइंग टू मेक एन ऑफर, यू कैन नॉट रिफ्यूज। तो उन्होंने कहा चलिए फायदा बताइए। अब इस स्टोरी में एक्चुअली पेरी के आने में खुद जापानीज पॉलिटिकल एलीट के कुछ लोगों का सपोर्ट था। वो स्टोरी में आगे हमें पता लगता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि यहां पर यूएस को एक बात पता लग गई कि हमें इस शोगुनेट सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा और हमें रिस्टोर करना पड़ेगा इंपीरियल रूल को। और इसी वजह से इसके बाद होता है मेजी रिस्टोरेशन, यानी कि एम्परर मेजी के पास अब रियल पावर आ जाती है और शोगुनेट सिस्टम खत्म हो जाता है। जापान और जो यूएस है उसके रिलेशंस अब स्ट्रांग हो जाते हैं मेजी रिस्टोरेशन में, यानी कि यूएस का तो हाथ था, तो यानी कि कनेक्शन है कि नहीं। कुछ जापानीज को पता था कि भाई देयर आर सम पॉलिटिकल एलिट्स जिन्होंने सपोर्ट किया है। ये है मिस्टर मेजी, मतलब जो एम्परर मेजी हैं। एम्परर मेजी ने जैसी पावर को लिया तो उन्होंने गोल सेट किए कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन जापान। एक चीज है रूल की कि अगर आप कुछ बड़ा रिस्टोरेशन कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, तो आपको दिखाना होगा जनता को कि तुम इस जनता को नए युग की तरफ लेकर जा रहे हो। तो मेजी ने क्या करा? मेजी ने कहा कि देखो, अभी तक तोकुगावा शोगुनेट ने बांध दिया था आपको, यू आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड विद व्हाट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, जैसे टेक्नोलॉजी फ्रंट, जैसे ट्रेड फ्रंट। तो ऐसे कुछ गोल्स इन्होंने सेट कर दिए। यहां पर एक नोबल थे शिमाजू नारियाकीरा, तो इनका एक पर्सपेक्टिव बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनका कहना है इफ वी टेक द इनिशिएटिव वी कैन डोमिनेट, और अगर हमने सही समय पर सही इनिशिएटिव नहीं लिया तो ऐसे में समवन इज गोइंग टू डोमिनेट अस। तो ऐसे में अगर स्ट्रेंथ को लाना है तो आपको समय के हिसाब से अपने आप को ओपन करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ में और ओपननेस में दोनों में कनेक्शन होता है, राइट। तो आप कॉलोनाइज हो जाओगे अगर आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं होंगी, राइट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो इसी गोल को इन्होंने अपने चार्टर ओथ में बताया और जापान को एक तरीके से ओपन कर दिया ट्रेड के लिए। तो अब यूएस को भी फायदा था लेकिन जापान को भी फायदा था, राइट। और इसके बाद नई इरा की शुरुआत हुई जापान में, मॉडर्नाइजेशन होने लगा, वेस्टर्नाइजेशन होने लगा। अब वो जापान जो मेजरली रूरल था अब अर्बन सेटअप होने लगा, यानी कि अर्बनाइजेशन होने लगा, मॉडर्नाइजेशन होने लगा, मॉडर्न इंडस्ट्रीज आने लगी, मशीन्स आने लगी। अब आप कहेंगे ये हो कैसे रहा था? एक्चुअली जापान की लोकेशन, अगर शिप्स वहां पर रुक ही रहे हैं और फिर चाइना की तरफ जा रहे हैं और वापस वहां से सामान बेचकर आ रहे हैं, तो देयर वर मैनी कमोडिटीज व्हिच यूएस कैन एक्चुअली गेन फ्रॉम जापान एज वेल। तो जो चीजें सस्ती बन सकती थी जापान में, तो जाहिर सी बात है यूएस को फायदा था, तो ऐसे में जापान को भी फायदा था। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप यहां से शुरू हो गई। अब कहानी आती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। ऐसे में जापान और यूएस दोनों एक ही साइड पर लड़ते हैं, एक ही साइड पर, जबकि वर्ल्ड वॉर 2 में कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई थी। अब क्योंकि ये दोनों एक साथ लड़े थे और दोनों ने हराया था दूसरी पावर्स को, यानी कि जर्मनी को फॉर एग्जांपल। अब क्योंकि भाई आपने पैसा खर्च किया है तो मिलकर ये डिसाइड हुआ कि देखो जो जर्मनी की कुछ टेरिटरीज है ना, फॉर एग्जांपल जैसे चाइना वाले क्षेत्र में कुछ आइलैंड्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, जापान उस पर कंट्रोल आप कर लो। जापान ने कहा बिल्कुल हम कर लेते हैं। तो 1914 से 1918 तक चला था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 1919 में आफ्टर द वॉर जापान वाज गिवन मैंडेट, तो जापान ने कहा ठीक है ये हम ले लेते हैं। लेकिन जापान यहीं पर थमा नहीं। अब जापान चाइना क्लोजनेस, तो यहां पर जापान ने अपना रुख और ज्यादा एग्रेसिव अपनाया ऑन चाइना व्हेन डीलिंग विद चाइना। तो ऐसे में अब जापान और चाइना में इस इंटर वॉर पीरियड में, यानी कि 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होता है और अभी वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी आगे आनी, इस बीच चाइना और जापान में टेंशन चल रही है, राइट, ट्रबल चल रहा है दोनों में। अब ये ट्रबल वेस्टर्न पावर्स भी देख रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि चाइना के साथ ट्रबल हो। क्यों? क्योंकि चाइनीज रीजन वाज गिविंग देम ट्रेड, राइट, तो दे डिड नॉट वांटेड एनी प्रॉब्लम। बट जापान को लग रहा था कि यार इंपीरियल रूल, अब जापान को लग रहा था अब इकोनॉमिक पावर हमारी बढ़ रही है, इसको मिलिट्री पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं और अब ये मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर हम फर्दर तभी बढ़ा सकते हैं जब ज्यादा एरिया हमारे अंडर होगा। ये है मंचूरिया रीजन जिसको जापान ने कब्जा लिया था, इन्वेड कर दिया था। और आते आते मतलब जैसे ही हम 1930s की तरफ जाते हैं तब तक हम देखते हैं कि इवन कोस्टल पार्ट जो था, मतलब जो ईस्टर्न कोस्टल पार्ट है चाइना का, वो कंट्रोल कर लिया था जापान ने। अब इससे चाइनीज फोर्सेस एंड जापानीज फोर्सेस वर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। तो अब जाहिर सी बात है यूएस एंड अदर वेस्टर्न नेशंस को लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, मतलब यू आर डूइंग रॉन्ग क्योंकि यू आर क्रिएटिंग अनस्टेबिलिटी है। यहाँ पर पोटेंशियल था ऐसा कि चाइना को एक पपेट रेजिम की तरह वो इस्तेमाल कर ले और इसको, इस एरिया की इकोनॉमिक जो वेल्थ थी उसका इस्तेमाल चाइना से जापान अपनी तरफ मूव करना चाहता था। नाउ 1939 में जब मंचूरिया को अपने कब्जे में ले लिया गया, ये मंचूरिया रीजन है, जैसे ही जापान ने इसको अपने कब्जे में ले लिया और कोस्टल एरिया को ले लिया, तो अब ऐसे में जो एलाइज थे यानी कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने कहा हम रिकॉग्नाइज नहीं करते कि ये एरिया जापान का। जापान ने कहा ये एरिया अब हमारा है,
इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जापान नहीं है। अब जापानीज इंपीरियल पावर ऐसा क्यों कर रहे थे? उन्हें एक चीज समझ में आ गई थी, इस वर्ल्ड में अगर आपके पास एरिया ज्यादा है, आपके पास क्रिटिकल लोकेशंस ऐसी हैं जो अब जापान कहलाएगा, तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा सिक्योर होगे। दिस वाज द लॉजिक ऑफ जापान। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करते और हमारा कमिटमेंट वही रहेगा। अब ऐसे में यूएस ने जवाब में क्या करा? एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट ले आया, जिससे कि ऑयल, आयरन, स्टील एक्सपोर्ट जो जापान में जाने थे उसको रोक दिया। अब मुझे बताइए, अगर यूएस से ये चीजें जापान की तरफ जा रही हैं और वो रोक दी गई, तो ऐसे में इकोनॉमिक जो नुकसान होगा जापान को, आप सोच लीजिए। तो एक तरीके का ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड था। अब जापानीज को लगा कि यार एक तरीके से हमारी इकोनॉमी को बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ये तो सीधा सीधा नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। जापानीज मिलिट्री स्ट्रेंथ और जापानीज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दोनों पर खतरा है, और इसी को तो वहां की इंपीरियल पावर बढ़ाना चाह रही थी। तो उन्हें लगा अच्छा, यानी कि यूएस अब हमारा दुश्मन है, वही यूएस जिसने इंपीरियल रूल लाने में, तोकुगावा शोगनेट को हटाने में मदद की थी, भाई उनका भी बेनिफिट था। अब ऐसे में अब यहां पर हुआ एक कैलकुलेशन, मतलब जापान को लगा कि शायद अब यूएस तैयारी कर रहा है हम पर अटैक करने की। तो यूएस अटैक करता इससे पहले, एक तरीके से हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव, वहां पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया जापानीज फोर्सेस ने, और ये एक बड़ा कारण बना कि यूएस को फिर इन्वॉल्व होना ही पड़ा वर्ल्ड वॉर 2 में। कहा जाता है कि यूएस इससे पहले जो उसकी फॉरेन पॉलिसी थी वो आइसोलेशनिस्ट थी, क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी है कि अटलांटिक एंड पैसिफिक के बीच में लोकेटेड है, और जो उसके पड़ोसी हैं यानी कि कनाडा और मैक्सिको, उससे उसके संबंधों में कोई खटास नहीं है। तो उसका तो सही चल रहा था कि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पर, अपनी टेक्नोलॉजी, मिलिट्री ग्रोथ पर फोकस करेंगे। लेकिन अब इन्वॉल्व होना ही पड़ा क्योंकि अटैक अब उसकी टेरिटरी पर था। नहीं तो इससे पहले कितनी बार एक्चुअली विंस्टन चर्चिल पत्र भेज चुके थे कि भाई आ जाओ, आप वॉर में इन्वॉल्व हो जाओ, लेकिन दे वर नॉट गेटिंग कन्विंस। लेकिन जब खुद पर बात आई तो फिर एंटर होने पड़ा। तो अब डिक्लेयर हो चुका था वॉर अगेंस्ट जापान। अब फाइनली यहाँ पर जापान का जो एक्सरसाइज थी, नाजी जर्मनी था। जर्मनी जिसके खिलाफ जापान पहले लड़ा था, राइट, यूएस के साथ मिलकर। लेकिन अब वही जर्मनी में जब हिटलर थे तो जापान को लगा यार हम दोनों का दुश्मन जब कॉमन है तो हम दोनों को तो साथ आना पड़ेगा। तो ऐसे में दे स्टार्टेड अटैक। तो अब एक तरफ से जर्मनी, दूसरी तरफ से जापान। तो अब यूएस ने वहां पर अटैक कर दिया। फैट बॉय, फैटमैन और लिटिल बॉय, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक कर दिया, जिस पर अभी रिसेंटली मूवी भी आई है, ओपनहाइमर, है ना। अब ये जो अटैक था, कई लोग कहते हैं कि इसका कारण जापान का कोई मेजर थ्रेट नहीं था उस समय। इसका एक बड़ा कारण था कि क्योंकि इस टेरिटरी में अपने आप को बढ़त होते हुए, मतलब बढ़त बना रहा था यूएसएसआर। तो यूएसए को लग रहा था कि इस फ्रंट की जिम्मेदारी भले यूएसएसआर की है, लेकिन अगर यूएसएसआर ने हराया जापान को ऑन ग्राउंड तो ये एरिया कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस का हो जाएगा, और वो यूएसए के एक्चुअली इंटरेस्ट के लिए खतरा है। और ये इस बात से भी साबित हो जाता है कि इस अटैक के बारे में यूएसएसआर को नहीं बताया गया, जबकि इसी वॉर में यूएसएसआर उनके साथ लड़ रहा था, मतलब दे वर फ्रॉम द सेम पार्टी, एंड बट दिस वाज एक्चुअली डिस्कस्ड विद अदर वेस्टर्न पावर्स। तो इट वाज लाइक कि यूके को बताया जा रहा है, फ्रांस को बताया जा रहा है, हमें नहीं बताया जा रहा, राइट। तो फाइनली ये हो जाता है, मतलब हिरोशिमा नागासाकी, और इसमें जो तबाही का लेवल है वो ह्यूमन हिस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा कहा गया। सोवियत आर्मी ने उसके साथ साथ इन्वेड कर लिया था कोरिया को और मंचूरिया को। क्यों? क्योंकि कोरियन प्लेट्यू पर जो कोरियन एक्चुअली एरिया है, पेनिनसुला है, उस पर बढ़त बना चुका था जापान, और मंचूरिया पर तो भाई कब्जा ही लिया था। अब दोनों को वापस ले लेता है सोवियत। नाउ अब जापान को लग जाता है कि यार हम अपने एम्परर को नहीं बचा पाएंगे, तो फाइनली जो है वो वॉर, बेसिकली वॉर में अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं, और यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स का ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगले 7 साल तक जापान वॉज अंडर द रूल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये देखिए तबाही का मंजर हुआ, मतलब ल्यूकेमिया, कैंसर, टेरिबल साइड इफेक्ट्स थे, इकोनॉमी को तो कितना नुकसान हुआ ही था। लेकिन फिर भी 84% जापानीज कहते हैं प्रेजेंटली कि दे आर इन फेवर ऑफ यूएस। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो इसका कारण शायद ये भी है कि जो 7 साल का रूल था उसमें कुछ ऐसे काम किए गए, जैसे कि मई 3, 1947 को जब जापान का कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आता है। अमेरिका क्योंकि एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो उसने कहा कि अब इंपीरियल रूल नहीं चलेगा, अब हम जापान को शेप करेंगे इस तरीके से कि हमारे लिए थ्रेट ना हो।
तो दे डेमोक्रेटाइज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना जिसमें कि जो एम्परर है जैसे हिरोहितो वो केवल सिंबॉलिक रहे, रियल पावर अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के पास आएगी। यहां पर एक थ्योरी है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। ये कहा गया कि अगर जगह जगह डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाएंगी तो लोगों को वॉर पे जाने से पहले जवाब देना पड़ेगा जनता को, मतलब जनता को जवाब देंगे ये लोग जो रूल कर रहे हैं, लेकिन एम्परर को ऐसा कोई जवाबदेही की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अगर डेमोक्रेसी होती है तो चांसेस ऑफ गोइंग टू वॉर कम हो जाते हैं क्योंकि अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पीपल एक थ्योरी है। जबकि ये भी कहा जाता है शायद ये थ्योरी यूएस के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए की गई है। इसी थ्योरी का इस्तेमाल फिर वो सद्दाम हुसैन इराक में करते हैं कि डेमोक्रेसी आएगी शांति आ जाएगी, लेकिन क्या शांति आई है आप सब जानते हैं। खैर आर्टिकल 9 यहाँ पर 2 पॉइंट बड़े क्रूशल थे जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कराए गए, देखिएगा क्योंकि अभी इसके बाद पलटने वाली है कहानी। जापानीज पीपल फॉरएवर रिनाउंस वॉर, यानी कि जापानीज लोगों से उनका संप्रभुता, उनकी सॉवरेनिटी टू एंगेज वॉर फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट छीन लिया गया बाय आर्टिकल 9। इसके पीछे कहा जाता है यूएस जनरल मैकार्थर थे। मैकार्थर ही थे जो शेप कर रहे थे कि आगे जापान किस तरीके से रहेगा। कह दिया गया कि वो कभी भी लैंड एयर वाटर की कोई ऐसी फोर्सेस नहीं बनाएंगे जो वॉर पोटेंशियल रखें। तो एक तरीके से आप अब वॉर के लिए अपनी फोर्सेस को मेंटेन ही नहीं कर सकते, बना ही नहीं सकते। तो मुझे बताइए यूएस पर एक सिक्योरिटी डिपेंडेंस बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी जापान की। और जब डिपेंडेंस होगी तो क्या जापान कभी थ्रेट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अमेरिकन गवर्नमेंट ने जापानीज सोसाइटी को रिफॉर्म करना स्टार्ट किया और ऐसा नहीं है केवल उन पर कंडीशनैलिटी सी बना रहे थे, ऐसी कंडीशनैलिटी जो केवल अमेरिका के फेवर में थी। देखिए ऐसी डील्स तभी हो पाती हैं जब जापान की जनता खुश भी हो। तो आप कहेंगे अब खुश क्यों होंगे? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जापान की जनता गरीब रह गई तो हिस्ट्री तो उनको माफ करेगी नहीं अमेरिका को, और अमेरिका को अगर हेजेमॉन बनना है तो अपने इतिहास पर व्हाइट वॉश करना पड़ेगा, अच्छाई का कोई पेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जापान को हम गरीब नहीं रहने देंगे, जापान के इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन के लिए हम और ज्यादा खर्च करेंगे, कुछ ऐसे लेवरेजेस देंगे जो हम किसी को नहीं देते। जैसे जापानीज आपके एक्सपोर्ट्स को हम एब्जॉर्ब करेंगे ऐसी टर्म्स पर जो आपके लिए फेवरेबल हों। तो जाहिर सी बात है अब जापान में प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, प्रोस्पेरिटी होगी कि नहीं होगी, जब जापान को एक रेडीमेड मार्केट यूएस खुद बनाकर दे रहा है। राइट जो कंट्रोवर्शियल ट्रेड प्रैक्टिसेस थी जापान की उनको भी एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि भाई हमारा मुद्दा है जापान तुम अमीर बनने चाहिए, नहीं तो हम पर दाग लगता चला जाएगा और हम हेजेमॉन कैसे बनेंगे। सब्सिडाइज कर दिया जापानीज इकोनॉमी को और अपनी टेक्नोलॉजीज को जापानीज फर्म को शेयर किया कि भाई बनाओ आप। अब ये कुछ ऐसे कारण थे जो इस फेज में हुआ है। किस फेज में? मैं 45 से लेकर 52 की बात कर रहा हूं, क्योंकि 52 में वो टाइम आएगा जब यूएस अब जापान को छोड़ देगा कि चलो अब आप आजाद हो। लेकिन इस बीच ये जो काम किया गया इसका इफेक्ट है कि 1960 से 80s में हम देखते हैं कि जापान में एक ट्रेमेंडस राइज होता है इस इन्वेस्टमेंट का, इस ल्यूक्रेटिव डील का। जापान सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है। ऑटो इंडस्ट्री ऐसी बन जाती है कि खुद यूएस की ऑटो इंडस्ट्री को खतरा हो जाता है। राइट तो यूएस में भी खुद कहने लगते हैं यार इनकी गाड़ियां हमसे सस्ती, हमसे बेहतर, एजाइल, टेक्नोलॉजी वाइज, मैन्युफैक्चरिंग वाइज हमसे बेटर। तो खुद जो यूएस की जो फैक्ट्रीज थी वो बंद होने लगी। तो अब फिर आपको सोचना चाहिए यार फिर भी दोनों में संबंधों में खटास आनी चाहिए थी। फिर क्या हुआ? मतलब यूएस पब्लिक शुड हेट जापान अगर उनकी जॉब जा रही है। लेकिन यहां पर कहा गया कि भाई ये जो येन है ना, जो जापानीज करेंसी है, ये जो है जापान को ज़्यादा फायदा पहुंचा रही है, क्योंकि ऐसे में अगर कोई अमेरिकन जापान से खरीदना चाहता है कार तो उसको बहुत सस्ती पड़ रही है ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ येन, यानी कि इतने येन में वो इतना सामान खरीद पाता है क्योंकि वैल्यू कम है जापान की। यानी कि डॉलर दोगे तो इतना सारा येन आ जाएगा तो और ज़्यादा सामान तुम खरीद सकते हो। तो करेंसी की वैल्यू की वजह से भी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा पुश हो रहा था। लेकिन अब यूएस ने कहा जापान इसका कुछ करना पड़ेगा, येन की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। वो वैल्यू बढ़ाई भी गई। तो आप कहेंगे यार इससे तो एक्सपोर्ट कम हो गया होगा। जी हाँ, कम भी हुआ। आप कहेंगे इससे तो यार जापान नाराज हो गया होगा। नाराज नहीं हुआ, उल्टा एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली जापान ने। जापान ने कहा ठीक है, यानी कि अब हमारे अगर एक्सपोर्ट करेंगे आपके यहाँ वो महंगा हो रहा है तो ऐसा करते हैं जापानीज फैक्ट्रीज को आपके यहाँ खोल देते हैं। तो जापानीज फैक्ट्रीज को यूएस में खोला गया तो अमेरिका की जनता को जॉब मिली। लेकिन कौन सी कंपनीज थ्राइव कर रही थी? जापानीज कंपनी थ्राइव कर रही थी। अगर प्रॉफिट ये कमा रही थी तो मुझे बताइए प्रॉफिट शेयर कहाँ आएगा? जापान आएगा। तो अल्टीमेटली गेम जो है वो जापान के फेवर में रहा। आपको तो लगना चाहिए यार जापान इज लाइक कि एशेस से फिनिक्स की तरह राइज हो रहा है जापान। वो तो हुआ है। कोरिया में जब ये वॉर हुआ, यानी कि
नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जो क्रिएशन वाला वॉर है, तो उस समय पर यूएस को एक बात क्लियर हुई कि यार हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख तो दिया कि ये लोग कभी अपनी फोर्सेस नहीं बना सकते, कभी वॉर पे नहीं जा सकते, लेकिन नॉर्थ कोरिया जो कम्युनिस्ट एक्चुअली एक एरिया है और साउथ कोरिया जिसको यूएस कैपिटलिस्ट वे में डेवलप कर रहा था, लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया ने कभी भी अटैक कर दिया, जापान इज क्लोज, तो जापान को बचाने के लिए हमें अपना कितना वेपनरी और डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ेगा वॉर में। तो ऐसा करते हैं, अब इन्हीं लोगों से कहते हैं यार चेंज करो अपने रूल को, अब सेल्फ डिफेंस फोर्सेस बना लो। खुद जापानीज जनता कहने लगी यार तुमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा दिया उस टाइम पर इन्फ्लुएंस करके, और अब तुम कह रहे हो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दें। तो फिर यूएस ने कहा नहीं नहीं, दिस नॉट वायलेशन, हम तो कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ना, हम कह रहे हैं तुम वॉर पे नहीं जाओगे, लेकिन कोई तुम पर वॉर करे तो अपने आप को सेल्फ डिफेंस तो कर सकते हो। तो ये जो कोल्ड वॉर वाला टाइम था, कम्युनिस्ट थ्रेट, इसकी वजह से अब सेल्फ डिफेंस की फोर्सेस बनने लगी। साथ में 1951 में पीस ऑफ रिकंसिलिएशन होता है, जिसमें कि यूएस गारंटी लेता है कि भाई आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, यानी कि अमेरिका का ऑक्यूपेशन जो कंट्रोल था 1952 में एंड हुआ। सैन फ्रांसिस्को में इस ट्रीटी के बाद उन्होंने गारंटी ले ली कि हम गारंटी लेते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन कई लोग कहते हैं यार ये ट्रीटी कंट्रोवर्शियल थी, कारण इस ट्रीटी की वजह से यूएस की फोर्सेस को एक लेवरेज मिल जाता है टू हैव बेसिस इन जापान, टू इवन ब्रिंग न्यूक्लियर आर्म्स इन जापान। मजे की बात देखिए, जिससे उनको खतरा हुआ उसी चीज को वो यूएस ला सकता है वहां पर। नाउ वाई, जब अब मुद्दा ये है, आप कहोगे यार इतना कुछ है लेकिन एपोलॉजी क्यों नहीं मंगवा रहे, मतलब रिलेशन अच्छे कैसे हैं। एक बात तो क्लियर है कि देखिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि दो देशों के बीच के संबंध पर्सनल रिलेशन जैसे होते हैं। पर्सनल रिलेशन में चलता है ये ईगो, हेट, पास्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस में चलता है नेशनल इंटरेस्ट। अगर जापान को पता है कि उसके नेशनल इंटरेस्ट में है कि यूएस जैसे स्ट्रांग नेशन उसके साथ रहे, तो जाहिर सी बात है साथ रहेंगे, राइट। उनको ये भी पता है कि पास्ट में जो इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स हैं, जो उससे क्या फायदा जापान को हुआ है, जो मैंने आपको अभी शेयर किया। एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट खुद एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि उसके बाद जापान ने खुद न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया एनर्जी के लिए। तो अगर न्यूक्लियर अटैक को लेकर खुद उनसे अपोलॉजी मंगवाएंगे, तो ये भी डर था जापान को कि खुद हमारे ही देश के लोग कहेंगे कि यार तुम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, है कि नहीं। प्लस अगर उनसे अपोलॉजी मंगवाएंगे इस वाले जो एक्ट के लिए, हिरोशिमा नागासाकी के लिए, तो क्वेश्चन जापान पर भी उठेंगे कि तुम भी तो अपने इतिहास के लिए माफी मांगो चाइना से। जैसे 25,000 के आसपास जो चाइनीज हैं वो खत्म कर दिए गए, तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए। 25,000 के आसपास चाइनीज ऑनस्लॉट हुआ, तो यू शुड ऑल्सो। लेकिन देखिए हिरोशिमा में ओबामा जी की विजिट हुई, पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही मार्मिक एक स्पीच दी। ऐसे ही शिंजो एबे जो जापानीज लीडर हैं वो यहाँ पर पहुंचे, जापानीज प्राइम मिनिस्टर, कहाँ पर, पर्ल हार्बर पर। तो दोनों देशों के लीडर ने उसी जगह पर जाकर स्पीच दी और अपनी सॉलिडेरिटी को शो किया। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ यूएस जापान पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक में सुरक्षा रखना जरूरी है, दोनों के ट्रेड के लिए भी, सिक्योरिटी के लिए भी। तो ऐसे में दोनों का क्लोज रहना और इसका इवोल्यूशन वहीं से शुरू हो रहा है जहां से यूएस ने आइडेंटिफाई किया था कि मुझे अपने शिप्स के कोयलिंग के लिए, कोल के लिए और स्टॉपेज के लिए जापान की जरूरत है। तो वहीं से एक्चुअली ये ट्रेजेक्टरी शुरू होती है जो आपको पता लग गई।